ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। सत श्री अकाल, धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। जी ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਲੂਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਜੋ ਆਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। देखिए वीर जी, जो लखीमपुर की घटना हुई थी उसने पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और उस बंदे के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर प्रेशर डाला गया किसानों के द्वारा, किसान अगुवाओं के द्वारा ज्यादा प्रेशर डाला गया। उसको कुछ दिन के लिए जेल में रखा और फिर उसको जमानत मिल गई थी, बेल मिल गई थी। इसके जो इलेक्शन था यूपी के अंदर उसमें बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद उसकी जैसे ही बेल मिली उसके बाद फिर उसका विरोध हुआ कि जो किसान, जो जिन किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई उनके परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया, उनकी तो जमानत याचिका खारिज होगी। और जिसने गाड़ी चढ़ाई, जो टैनी मिश्रा का लड़का था, वो जमानत पे बाहर आ गया। जब उसका धीरे 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 सभी जगह विरोध होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उसको जमानत याचिका को खारिज करके वापिस उसको समय दे दिया कि एक हफ्ते के अंदर ये सरेंडर करेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको वापिस जेल में डाल दिया जाए। उसने दोबारा फिर सरेंडर कर दिया। इसी बीच जो गवाह था, जो एक गवाह बचा हुआ था लखीमपुर खीरी घटना का, जो मेन गवाह था, उस गवाह को मारा गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कूटा गया, उनके घर वालों को धमकी दी गई। उसके बाद फिर सभी किसान अगुवाओं को बोला गया कि यार ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर संज्ञान ले। सभी किसान नेता, एसकेएम के नेता संज्ञान लो, गवाह को मारा जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। उस समय पे कुछ किसान आगू पंजाब में चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, नहीं जा पाए। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हैं, वो वहां पे पहुंचे 3-4 दिन पहले। उसके परिवार से मिलके आए, जेल में जो किसान बंद है उनसे मिलके आए और उनको आश्वासन दिया कि हम कुछ करें। फिर किसान आगू जगे हैं। उससे पहले पंजाब के किसान आगू मिलके आए थे, अभी हरियाणा से गुरनाम चढ़ूनी, इन्होंने बोला कि हम मिलके आएंगे। आज ये लोग मिलने गए हैं, वहां पे मिले हैं, प्रशासन से समय लिया है कि उसके आगे कार्रवाई बढ़े। और इन्होंने लखनऊ में महापंचायत करने की तैयारी की है। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आई है आपके पास, ये लखनऊ में महापंचायत करेंगे। लेकिन इसके बीच में एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा लोगों के द्वारा, ये लोग महापंचायत करते हैं लेकिन कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा। इससे पहले भी महापंचायतें हो रही थी, उस लड़ाई को बीच में छोड़ दिया। फिर ये किसान आगू जो थे चुनाव लड़ने में व्यस्त हो गए। कहीं दोबारा ऐसा ना हो, फिर चुनाव सिर पे आ रहे हैं, ये अभी महापंचायतें करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये फिर चुनाव लड़ने भाग जाएंगे। इस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलता है तब तक जनता इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगी। ये बात क्लियर है, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो। अब जनता किस किस चीज को देखे, इनकी महापंचायतों में जाके समय खराब करे। या तो कोई ठोस कदम उठाना है तो आपको पहले ही उठाना चाहिए था। उसके ऊपर से एमएसपी की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई भी अभी बीच में रुकी, अधूरी छुटी हुई है। अब एमएसपी की लड़ाई लड़नी है, जबकि बीच में ही बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि जो लखीमपुर की घटना हुई है वहीं से आगाज कर देना चाहिए। लखीम जो एमएसपी की लड़ाई है वहीं से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन ये किसान आगू उस बात को टालते रहे। अभी हरियाणा से गुरनाम चढ़ूनी, पंजाब से कुछ जत्थेबंदियां आज लखीमपुर खीरी में पहुंची तो वहां से राकेश टिकैत गायब। क्यों गायब, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। जबकि सवाल ये होना चाहिए था कि लखीमपुर खीरी में आए हैं, ये बोला था सभी किसान जत्थेबंदियां, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की किसान जत्थेबंदियों को वहां पे पहुंचना चाहिए, तो वो वहां पे क्यों नहीं पहुंचे। देखो वीर जी, सवाल अगर हम सरकार से कर सकते हैं तो सवाल हम अपने किसान आगू से भी कर सकते हैं। ये सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे कि यूपी में जब हो रहा है उस समय कोई भी बात होती है, हरियाणा में तो भाग के महापंचायत में आ जाते हैं,
राकेश टिकैत। अब यूपी में जब महापंचायत का वहां पे किसान आगू गए हैं तो राकेश टिकैत गायब क्यों है? ये सवाल आज वहां पे खड़ा हुआ है और ये सवाल हो सकता है धीरे धीरे हर जगह पे फैलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ? ये जो किसान लखीमपुर खीरी का जो फैसला हुआ था, वो फैसला अकेले राकेश टिकैत की अध्यक्षता में हुआ था। कोई किसान आगू नहीं पहुंच पाया था, कोई किसी पार्टी का नेता नहीं पहुंच पाया था। इसलिए राकेश टिकैत के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। लखीमपुर की घटना कोई छोटा पत्थर नहीं था। ये कितने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मार दिया गया, फिर गवाह को मारा गया, धमकियां दी गई हैं कि फैसला करो नहीं तो ये कर दिया जाएगा। और फिर जब बार बार वहां पे लखीमपुर जाने की बात आती है, वहां से गायब क्यों मिलते हैं? सवाल ये है कि फैसला करवाने में तो ये पहुंच गए थे, उसके बाद क्यों नहीं पहुंच पा रहे राकेश टिकैत? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सबकी सुई सबके ऊपर रखनी पड़ती है। हमने इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी तानाशाह सरकार से टकराए थे, तब जाके 3 कानून उल्टे हुए थे और इनको 40 नेताओं को सर्वो सर्वे बनाया था, एसकेएम को सर्वे सर्वा बनाया था कि कहीं पर कोई भी बात होती है लोगों की नजर में, सिर्फ लोगों की नजर में नहीं, दुनिया की नजर में एसकेएम की एक बहुत बड़ी इज्जत थी कि हाँ, अगर कल को कोई बात होती है किसानों पे, मजदूरों पे या किसी पर कोई बात आती है तो एसकेएम आगे खड़ा मिलेगा। अब वहां पे फैसला तो करवा दिया लखीमपुर खीरी में, अब मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? इस सवाल का जवाब कुछ लोगों के पास है लेकिन देना नहीं चाहते लोग। ਜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ। जी ਜੀ बिल्कुल, ये सवाल इसलिए खड़ा है, बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है, कहीं पर कुछ भी होता है, चाहे हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, तो हर जगह पे आप पहुंच जाते हो। जबकि एक इतनी बड़ी घटना कि जिंदा किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर, चलते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको क्या समझा जाए? आप हरियाणा में तो कोई छोटी सी बात होती है तो पहुंच जाते हो, जब लखीमपुर खीरी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटना हुई तो आप गायब मिल रहे हो। फैसले का जब समय आया, सरकार झुक गई थी, सरकार टूट सकती थी उत्तर प्रदेश की। उस समय पे पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी, पूरा देश खड़ा हो गया था। सरकार की समझ में नहीं आई थी, तुमने ये घटना ये पद्धर कर तो दिया, अब इसको दबाया कैसे जाए? और रातों रात वहां पे राकेश टिकैत पहुंच जाते और फैसला हो जाता है, और वो फैसला फिर बाद में रद्द हो जाता है। ये हो क्या गया था एकदम से रातों रात? अब उसके बाद राकेश टिकैत इस घटना का कहीं पर जिक्र नहीं करना चाहते, जिक्र करते हैं तो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। क्या हो क्या रहा है? ये सवाल अगर हम सरकार से कर सकते हैं तो अपने नेताओं से भी कर सकते हैं, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करने का हमारा अधिकार है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, किसान महापंचायतों का कंसेप्ट आप किमें समझिए? यही तो बात थी जब उस टाइम पे कोर्ट में ये जो 3 काले कानून का था या एमएसपी के जो आंदोलन किया था, ये भी सरकार ने अपने सिर से बला टालने के लिए 3 काले कानून वाला कोर्ट में डाल दिया था इस केस को। अगर वहां से कोर्ट से निकल के 3 कानून रद्द हो सकते हैं तो लखीमपुर खीरी का भी फैसला हो सकता है। अगर किसान एकजुट हो जाए, सभी किसान आगू एकजुट हो जाए, तो अगर एकजुट हो जाए तो ये सवाल अगर इसलिए आता है क्योंकि फिर कुछ किसान आगुओं की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाएगी, चुनाव सिर पे है, ये फिर चुनाव लड़ने भाग जाएंगे। सबसे पहले तो इनसे ये क्लियर कराओ कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब लोग बार बार जाके, लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, अभी 13 महीने सड़कों पे बैठे रहे हैं, लोगों के अंदर अभी भी वही जज्बा और वही जोश है, लेकिन वो जज्बा और वो जोश कहीं गायब है, तो वो किसान अगुओं से गायब है। इनकी आपस की लड़ाई की वजह से, अति महत्वाकांक्षा की वजह से लोगों का हौसला टूटे। उससे अच्छा लोग ये चाह रहे हैं कि पहले ये लोग एक हो जाएं, उसके बाद हम तैयार हैं। बिल्कुल। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। बिल्कुल, ये बात योगेंद्र यादव किसान आगू है, कि वैसे तो पॉलिटिशियन है, पहले आम आदमी पार्टी में होते थे, फिर अपने अलग से पार्टी बना ली थी, जैसे अभी गुरनाम चढ़ूनी ने अपनी पार्टी बनाई है। ऐसे योगेंद्र यादव ने बोला था, एक बहुत बड़ी बात बोली, जबकि लोगों के सामने वो बात है ना, या तो लोगों ने इग्नोर कर दिया उस बात को, लेकिन उनकी बात का पूरी का महत्व समझो आप। उन्होंने बोला ये जो किसान आंदोलन हुआ था, ये हमने एक राजनीतिक पिच तैयार की थी,
जो अच्छा बैट्समैन था ये वो उस पर अच्छी बैटिंग कर गया और रन बना गया। जिसकी समझ में नहीं आया वो ऐसे ही बैठे रह गए। इस बात का अगर आप पूरा मतलब देखोगे ना, इसका मतलब इन्होंने तो किसानों को एक राजनीतिक पिच बनाया हुआ है कि आओ किसान महापंचायत किसानों के नाम पर करते हैं और खुद की राजनीतिक जमीन तैयार करते हैं। ये बार बार क्यों हो रहा है? किसान फिर भी बोला है, ये समझता कि कोई तो तुम्हारा, आज तक कोई राजनीतिक पार्टी किसानों का भला नहीं कर पाई। किसान इस आस इस उम्मीद में बार बार राजनीतिक दलों को बार बार मौका देते हैं कि ये हमारी हो सकता हमारी सुनवाई कर ले या ये हमारी सुनवाई कर ले। लेकिन किसान को ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी सुनवाई कोई करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे हाथ में है और वो ताकत है वोट की चोट। और कॉर्पोरेट को दे सकते हो आप इनका बहिष्कार करके चोट। अभी आप देखिए हरियाणा के अंदर तूड़ी अभी मिल नहीं रही, क्यों? क्योंकि आंधी तूफान आने की वजह से बहुत से लोगों की भूसे की ढेरियां दड़ गई थी और अभी भी कई जगह पर आग लगी हुई है। जब किसान की तूड़ी 1000 से ज्यादा का भाव हो गया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी, हम ये कह रहे हैं उनको भारत रत्न देना चाहिए, जिन्होंने तूड़ी के ऊपर धारा 144 लगा दी। एक तरफ ये सरकार बोलती है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। आप सोच के हैरान हो जाओगे, सिर्फ हरियाणा के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में किसान अपनी तूड़ी नहीं बेच सकता। क्या आपने कभी सुना है? अपने ही हरियाणा के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में आप अपनी फसल नहीं बेच सकते। धारा 144 लगा दी तूड़ी के ऊपर। पूरी दुनिया देख के हैरान है। पंजाब वालों ने जब सुना ना तो हमारा मजाक बनाया, यार ऐसे कभी होता है क्या? तूड़ी के ऊपर धारा 144। आप आके देखिए पिछले 4 दिनों से तूड़ी के ऊपर धारा 144 है हरियाणा के अंदर। आप तूड़ी नहीं बेच सकते। जबरदस्ती प्रशासन को आदेश दिए हुए हैं, अगर कोई किसान अपनी तूड़ी खेत से भी लेके आ रहा है ना, पुलिस वाले उन ट्रलियों को पकड़ते हैं और जबरदस्ती गौशाला में खाली करवा देते हैं 500 के भाव में। 500 के भाव में तूड़ी की ट्रैली खाली करवा दी और चलते समय पे किसानों का चालान काट देते हैं। जो 500 के भाव में पैसे मिलने थे वो चालान में गए, किसान के हाथ क्या लग गया? वही खाली हाथ रह गया किसान तो। अगर जब अच्छा भाव होता है फसल नहीं बेचने देते, तूड़ी का भाव मिला तूड़ी नहीं बेचने दे रहे। और ऊपर से एक नया, आपने देखा अखबार में एक न्यूज आई थी, पंजाब और हरियाणा का गेहूं खरीदने के लायक नहीं है। ये छोटी न्यूज नहीं थी, ये न्यूज पढ़नी चाहिए लोगों को। ये पंजाब और हरियाणा का ही गेहूं में क्या खराबी आ गई? वही गेहूं पंजाब और हरियाणा का अगर अडानी के साइलों में जाता है तो वो गेहूं ठीक है, अगर सरकारी मंडियों में बिकता है तो खरीदने के लायक नहीं है। जो लड़ाई किसानों ने लड़ी थी ना, वो इसीलिए लड़ी थी कि ये सरकारी मंडियों को बंद करेंगे। और वो समय आप देख लो, खुद सरकारी मंडी वाले बोल रहे हैं कि वो खरीदने लायक नहीं है, आप इसको साइलों में बेच दो और साइलों में अच्छे रेट पर बिक रहा है। ये हो क्या रहा है? ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों को मजबूत किया जा रहा है और आपको बर्बाद किया जा रहा है। जानबूझ के इसलिए किसान को बर्बाद किया जा रहा है कि किसान अपनी जमीन को कौड़ी के भाव इनको पास बेच दे। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ। किसान खुश नहीं है वीर जी। आप एक बार किसानों की इंटरव्यू लेके देखे, जो सही मायने में किसान है। हम उनको किसान नहीं मानते। जो गमलों में 80 लाख की सब्जी उगा देते हैं वो तो पता ही नहीं किसान ही किस टाइप के होंगे। जो 4 गमलों में 80 लाख की सब्जी उगा देंगे वो तो बहुत बड़े किसान है। हम तो छोटे किसान है, 2 बीघे 4 बीघे वाले किसान है। हम तो अपनी फसल सरकारी मंडी में बेचते हैं, तब उससे पैसा मिलता है। उससे कुछ पैसे से अपने घर का गुजारा होता है, कुछ से अपना कर्ज उतारते हैं। उन किसानों की बात कर रहे हैं हम। बड़े किसान तो बड़े किसान ही होते हैं, वो तो एक छोटे से गमले में 80 लाख की गोभी उगा सकते हैं। और किसान अपने 5 बीघे में भी 80 रुपए की गोभी नहीं उगा पाता। आप सोचने वाली बात है ये। किसान का 5 बीघे का लहसुन तो 2 रुपए में बिकता है और एक गमले की गोभी 80 लाख में बिक जाती है। हैरानी की बात है। एक देश और एक कानून, ये है एक देश और एक कानून। यहाँ पर उद्योगपतियों के लिए अलग कानून है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अलग कानून है। बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ों रुपए कर्जा लेके भाग जाते हैं देश से, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। किसान अगर 80-800 रुपए भी कर्जा लेगा ना बैंक से, उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। अभी ताजा उदाहरण हरियाणा के अंदर है। एक किसान की जमीन को जबरदस्ती जेजेपी का जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उसका रिश्ते में मामा लगता है, साडू लगता है, उसने जबरदस्ती किसान की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। उसका रीजन पता क्या है? वो जमीन रोड के साइड में लगती है और उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। जबरदस्ती कब्जा किया हुआ। यहाँ पर एक किसान भी पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार उनके पास है, तंत्र उनके पास है, ये इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी किसानों की आंखें नहीं खुल रही। किसान की तो आंखें खुल चुकी हैं वीर जी, लेकिन जो ये अपने साथी 5 केजी अनाज में वोट डालते हैं ना, इनकी पता नहीं आंखें कब खुलेंगी। खुलेंगी, आग लगेगी तो घर सबके आएंगे जद में। ये सबको ध्यान रखना चाहिए।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ जी ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जी ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ। बिल्कुल, ये तो शुरुआत से था, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी बीच में एक बार, आपको पहले भी मैंने बताया था, सिर्फ बीच में एक समय ऐसा आया था जब किसान आगुओं ने और सभी किसानों ने सही जड़ पे चोट मारी थी। जड़ कौन सी इनकी? अंबानी और अडानी। अगर इनकी जड़ पे चोट मार दो आप, हमें बीजेपी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अगर अंबानी और अडानी का विरोध हो जाएगा ना इस देश में, तो आपको पता लग जाएगा सरकार किसके इशारे पे चल रही है। सरकार का पता लगे, सरकार को कोई बीजेपी या मोदी नहीं चलाता, सरकार को अंबानी और अडानी चलाते हैं। ये देश में कन्फर्म हो चुका है। आप देखते हो जब बाहर से कोई एलन मस्क आए थे अभी अपने देश के अंदर, कोई बाहर से कोई अगर दूतावास वगैरह से कोई आता है ना, बाहर का शांति दूत आता है, तो उस पर लिखा जाता है वेलकम टू इंडिया। यही लिखा जाता है कि भारत आपका स्वागत करता है। और आपकी बार पहली बार बोर्ड देखे हमने वेलकम टू अडानी, अडानी ही इंडिया है। ये बात साबित हो चुकी है, जो बोर्ड लगे थे बड़े बड़े। अगर हम अंबानी और अडानी पर चोट मारेंगे ना, सबसे पहले आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोएगा संसद के अंदर कि किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि किसानों को ये बात समझनी पड़ेगी। सिर्फ 2 साल अपनी फसल उगा के उसको अपने पास सटोर कर लो किसान, आंखें हो जाएंगी बड़े से बड़ी सरकार को और बड़े से बड़े उद्योगपति को। इसलिए ये जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि किसान के हाथ में सब कुछ, पूरी पावर किसान के हाथ में है नहीं कुछ हमारे पास, तो वो हमारी एकता नहीं है। अगर जिस दिन हमारी एकता, अपनी ताकत को किसान पहचान गया ना, सिर्फ अपनी ताकत को भूले बैठे हैं हम, और ज्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन अपनी ताकत को किसान पहचान गया, उस दिन ना कोई सरकार मिलेगी, ना कोई अंबानी अडानी मिलेगा किसी के सामने। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜੋ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ। जी ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। उस मैन फोर्स का एक कारण है, अडानी ने ध्यान दिया कि सबसे ज्यादा फायदा अगर कहीं पे है तो वो है जमीन के ऊपर। आप देखो कहीं पर भी, अगर हिमाचल में सेबों के गार्डन किसने खरीदे? अडानी ने खरीदे, अडानी को बेचे गए थे। उन्होंने 1 साल तक तो अच्छे भाव दिए, और अगर कोई 20 रुपए केजी खरीदता था सेब को, तो उन्होंने 27 रुपए केजी का भाव दिया। अब हिमाचल में सेबों के बागों का क्या हाल है? वो बर्बाद हो गए, बिल्कुल बर्बाद। अब वहां की जो जमीन है वो कौड़ियों के भाव में बेचनी पड़ रही है उनको। सिर्फ सबसे बड़ी अगर कहीं पे कीमत है ना, तो जमीन की कीमत है, और उस पर नजर है इस अडानी की। जो न्यूज चैनल है ना, बड़े बड़े न्यूज चैनल है, वो अडानी ने खरीद रखे हैं कि आपको सिर्फ वही न्यूज दिखानी है जो हम चाहेंगे। और लोग न्यूज देख के ही समझते हैं क्या हुआ। छोटे जो न्यूज चैनल है, जो यूट्यूब के न्यूज चैनल है, लोगों को वो देखने चाहिए, उनको सच्चाई का पता लगेगा, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। पूरे देश के ऊपर राज हो चुका है अडानी का। 7 साल में अडानी इतनी संपत्ति कमा गया, देश बर्बाद हो रहा है 7 साल में, और अडानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। वो हजारों करोड़ दिल्ली के कमा रहा है, और हम कुछ 100 रुपए कमाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। जिसके पास सब कुछ है, जमीन है, हर चीज है, वो पैसे नहीं कमा पा रहा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ कमा रहा है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।